हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लान क्लासेस पे। और आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं। देखिए, जब आपको पता होता है उसके बारे में, क्वेश्चन आपसे बनते हैं उस सेक्शन से तो आसान लगती है, नहीं बनते हैं तो फिर आसान नहीं लगती है। मेरा प्रयास होता है, मैं व्यूज़ पे नहीं जाता, मेरा प्रयास होता है कि अगर मेरे वीडियो के माध्यम से एक भी ऐसे बच्चे को बेनिफिट्स पहुंचता है, एक भी ऐसे छात्र को बेनिफिट एक क्वेश्चन का भी पहुंचता है, तो मैं समझता हूँ मेरा वीडियो जो है वो सक्सेस है, मेरा मेहनत जो है वो सफल है। ठीक है, मैं इसी को ध्यान में रख करके आपके लिए प्रयास करता हूं। तो आज मैं जो टॉपिक बहुत सोच के आया हूं लेकर के, क्योंकि आगे एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरा जा चुका है, फिर आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाले हैं। तो इन सब एग्जाम में कहीं ना कहीं एडवांस मैथ में ज्योमेट्री सेक्शन का बहुत बड़ा रोल, अहम रोल होता है। तो ज्योमेट्री सेक्शन की जब भी बात आती है तो उस ज्योमेट्री सेक्शन में दो ही नाम आते हैं, एक ट्रायंगल आता है और दूसरा आपका सर्कल आता है। इस दो से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा सकते हैं, 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन चतुर्भुज इस सब से पूछा गया तो पूछा गया, नहीं तो ज्योमेट्री का बेसिक क्वेश्चन या फिर एडवांस क्वेश्चन जो आता है वो ट्रायंगल या सर्कल से आता है। उसके अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है तो फिर आपको कहीं से कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो आज हम इस ट्रायंगल में बिल्कुल जीरो लेवल से कैटमैट लेवल तक के प्रॉपर्टीज को, या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सारे चीज़ों को हम वीडियो बाय वीडियो, सीरीज बाय सीरीज हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। इसके बाद 150 से 200 प्रश्नों का हम लोग अभ्यास भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे ये हो जाएगा कि ये जो ट्रायंगल है ये बिल्कुल एकदम छूमंतर हो जाएगा, हलवा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आइए पहले हम ये जान ले कि ट्रायंगल में कौन कौन सी बातें होती है जो हमको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना चाहिए। बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं। पहले तो ट्रायंगल ये मैं अब बताने वाला नहीं हूँ कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, आप सबको पता है। तो जब ही ट्रायंगल बन गया और 3 भुजाओं से घिरी आकृति है तो 3 कोण का निर्माण होगा, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये, 3 कोण। तो आपको पता होगा पहली बात, और सबको पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का कोई भी कैसा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज तो 3 टाइप के होते हैं पता है, तो ऐसे हम उस पर नहीं जाना है। सिंपल सा समझिए कि त्रिभुज का कोई भी 3 कोण हो, उसका सम जो होगा वो 180, ना तो उससे छोटा होगा ना उससे बड़ा होगा। दूसरी बातें क्या होती है कि त्रिभुज के किसी भी 2 भुजा का जो सम होता है वो तीसरे भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। याद रखना इस बात को। अगर इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है समझिए वो हमारे द्वारा मनगढ़ंत त्रिभुज है। अगर हम उस त्रिभुज को रचना करेंगे, अगर उस त्रिभुज को हम बनाएंगे खुद से वही माप लेकर के, तो नहीं बनेगा। इसलिए ये प्रॉपर्टी होना चाहिए किसी भी 2 भुजाओं का योग। जरूरी नहीं है कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी भी हो सकता है, लेकिन वो तीसरे भुजा से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। और तीसरा चीज होता है किसी भी 2 भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरे भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। इसको याद रखिएगा, किसी भी 2 भुजाओं का अंतर, चाहे वो ए बी ए सी का भी अंतर हो सकता है, बी सी ए सी का भी अंतर हो सकता है, रेस्ट जो तीसरी भुजा बचेगी उससे वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। हो गई चौथी बात समझ जाइए कि हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, देखिए त्रिभुज के किसी भी भुजा को आप बढ़ाइए। मान लीजिए कि त्रिभुज के हम इस भुजा को बढ़ा दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और एंगल बना, तो इस एंगल का जो मान होता है, यानी कोण ए बी और डी, यही हो गया बहिष्कोण जिसको बोलते हैं। इस एंगल का जो मान होता है उसके ठीक सामने वाले दोनों कोण, तो इसके सामने वाले ये हो गए, ये नहीं हुआ क्योंकि ये साथ वाला कोण है ना, ये साथ वाला कोण है। इसका जो दोनों सामने वाला कोण है उसके सम के बराबर होता है, यानी आप लिख सकते हैं कि कोण बी ए सी प्लस कोण बी सी ए। याद रहेगा कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण कैसा होता है, त्रिभुज के 3 भुजा में से किसी एक भुजा को अगर हम बढ़ा दिए तो उसके द्वारा जो कोण बनेगा, बाहर के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। और इस अंदर वाले को कोण को कहते हैं हम लोग अंतःकोण, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारा कोण ए
कोण बी और कोण सी, ये क्या होगा, ये इंटीरियर एंगल होगा, ये इंटीरियर एंगल यानी ये कहलाएगा अंतःकोण। ठीक है, ये बातें आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो उसके सामने वाले दोनों कोण से क्या होता है, सम के बराबर होता है, दोनों कोणों के सम के बराबर होता है। एक चीज और पता रखना है, छोटा सा बात है, बहुत छोटा सा बात है, ये बात है कि किसी भी त्रिभुज का जो एक्सटीरियर एंगल होता है यानी बहिष्कोण हिंदी में जिसको बोलते हैं, वो ग्रेटर देन होता है किससे, इंटीरियर एंगल से, इंटीरियर एंगल से। लेकिन कौन सा इंटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर एंगल तो सी भी है, बी भी है, ए भी है, तो जिस कोण का ये बहिष्कोण है, इस कोण के पास वाला बहिष्कोण है, तो इस कोण को नहीं, इसको छोड़ देंगे, इसके सामने वाला जो दोनों कोण होगा वो उससे बड़ा होगा। आई बात समझ में, सिंपल सी बात है। जब ये दोनों मिलके इसके बराबर है, इसका मतलब अकेला अकेला ये इससे मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि अगर हम लिख रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, इसका मतलब हम ये कह देंगे कि ABD जो है वो बड़ा होगा ABC से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, डजंट मैटर। लेकिन हाँ ये है कि इसके सामने वाला जो दोनों एंगल होगा ये हमेशा इससे छोटा होगा। आई बात समझ में, तो ये चीज आप लोग समझ गए। चलिए अब जैसे देखिए कि मान लीजिए सपोज दैट आपको दे दिया, ये एंगल दे दिया, इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, मान लीजिए आपको 100 और इसका मान दे दिया 120। आपको पूछेगा क्या ये सही है, तो आप एकदम कहेंगे कि नहीं ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये बहिष्कोण है और उसके सामने वाला कोण जो है ये इससे बड़ा है और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़ा इसको होना है हमेशा, किससे, इससे और इससे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ज़्यादा यूक्रेन पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि भाई अभी आपके घर में भी युद्ध चल रहा है, किसकी, आपके किस्मत की, फ्यूचर की। चलते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं एक और चीज़, 4 5 6 पॉइंट। पॉइंट नंबर 6 होता है आपका केंद्रक, जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, केंद्रक, सेंट्रॉइड। अब ये केंद्रक क्या होता है, पहले इस बात को समझिए। तो केंद्रक जब भी त्रिभुज का केंद्रक है, तो पहले तो हम ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल को लिख दिए A B और C। ठीक है, जब भी ये केंद्रक है तो हम लोग त्रिभुज का मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मान लीजिए एक मध्य बिंदु ये हुआ, एक मध्य बिंदु ये हुआ और एक मध्य बिंदु ये हुआ। कोई दिक्कत, हम लोग त्रिभुज का 3 भुजा है, तीनों भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात किए। मान लीजिए ये दिया गया है D, E और F। तीनों मध्य बिंदु को उसके सामने वाले एंगल से हम लोग मिला दिए, इसको मिला दिए। और ये जो जहां पे तीनों एक दूसरे को कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, उसका नाम हम O रख दिए। तो ये O हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। आई बात समझ में। हम सभी पे क्वेश्चन बनाएंगे, सभी पे, सारे चीजों को। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अगर पूछ दिया जाए आपको ऐसा कि O अगर त्रिभुज ABC का केंद्रक है और AB बराबर 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कर दिया, इसका नाम रख दिया है D। AB टोटल 9 सेंटीमीटर है, तो BD की वैल्यू, ये BD की वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको ये तो पता है ना कि जैसे ये O केंद्रक, सेंट्रॉइड है त्रिभुज ABC का, तो D इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु मतलब तब BD इसका आधा हो जाएगा। तो 9/2 यानी कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको पता रहेगा तो आप सॉल्व करेंगे, नहीं पता रहेगा तो आप फिर तारे गिनेंगे एग्जाम हॉल में। तो तारे नहीं गिनना है, बल्कि तारे तोड़ कर लाना है, इसलिए पढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए अब हम लोग ये पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 7, और ये 7 पॉइंट क्या है आपका, ऑर्थो सेंटर, जिसको बोलते हैं हम लोग लंब केंद्र। लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, देखिए त्रिभुज बना लीजिए आप, ठीक है।
त्रिभुज बन गया। उसके बाद इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कि ये 3 कोण होता ही होता है, ए बी सी। तीनों कोण से उसके सामने वाले भुजा पे हम लंब डालते हैं। मान लीजिए ए से लंब डाल दिया ए डी बी सी पे, हम डाल दिए बी से लंब ई ए सी पे, और हम डाल दिए सी से लंब एफ ए बी पे। तो ये जहाँ पे तीनों एक दूसरे को काट रहा है, ये ओ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ, यहाँ पे हो जाएगा लंब केंद्र। आई बात समझ में? दोनों में फर्क क्या था आप समझ गए होंगे। दोनों में फर्क था कि उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले एंगल से मिला के किया, तो हमारा जो केंद्र बना उसको हमने कहा केंद्रक, सेंट्रॉइड। इसमें हमने क्या किया, कोण से लंब डाला, और लंब डालने के बाद वो जहाँ पे मिला यहाँ पे, तो इसको हमने क्या कहा, लंब केंद्र। बिल्कुल याद रखिएगा। अगली तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला देखिए, अगला क्या है, फिर एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं 8, ये 9 पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग अंतः केंद्र। मतलब इन सेंटर, क्या बोलेंगे, इन सेंटर, अंतः केंद्र इन सेंटर, ठीक है ना। अंतः केंद्र हम लोग बोलेंगे इसको इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है वो देखिए। तो पहले जितने भी कोण है ए बी और सी, ये 3 कोण है, तो तीनों कोणों का समद्विभाजक, मतलब इसको बराबर भागों में बांटने वाली, यानी तीनों कोण को हम बराबर बराबर बांटेंगे। तीनों कोण को हम क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। तीनों कोण को क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। बांटने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ ओ पे मिल रही है, तो ओ पे जो मिल रही है, तो यहां पे क्या करेगा, ये एक अंदर में सर्कल का निर्माण करेगा, ठीक है। तो जब सर्कल का निर्माण किया, तो अब आप देखिए यहां पे कि आपका जो ओ है, ओ क्या हो गया, केंद्र। देखिए केंद्रक और केंद्र में फर्क है। ओ क्या हो गया, केंद्र हो गया। कैसे हम केंद्र फाइंड किए कि तीनों कोणों का हम समद्विभाजक खींचे, और वो जहां पे तीनों एक दूसरे पे मिल गया, काटा, वो हमारा हो गया केंद्र। और केंद्र से मान लीजिए अगर इसको क्या देते हैं डी, इसको ई, इसको एफ, तो आप कहेंगे कि ओ एफ बराबर ओ ई बराबर ओ डी, ये आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 9 एकदम लिख लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज में, और अगला प्रॉपर्टीज देखिए 10 आता है सरकम सेंटर, जिसको बोलते हैं परिकेंद्र, ठीक है। सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो फिर एक ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल लिए ए बी सी। आप थोड़ा बैक जाइए, आप जब निकाले थे इन सेंटर अंतः केंद्र, तो आपने कोणों का समद्विभाजक खींचा था। इस बार आपको निकालना है परिकेंद्र सरकम सेंटर, तो उसमें आपको भुजा का समद्विभाजक खींचना है। और भुजा का समद्विभाजक कैसे खींचना सबको पता है। तो यहाँ एक कट मारते हैं, यहाँ एक कट मारते हैं, मिलाते हैं। तो मान लीजिए जो भुजा का समद्विभाजक होगा, मान लीजिए ये बिंदु है, मध्य बिंदु, समद्विभाजक मतलब मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, मिला देते हैं। एक मिनट, इसको हम लोग क्या किए, मिला दिए, ठीक है। इसका नाम रख दिए डी ई एफ, ठीक है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ओ हमारा क्या है, परिकेंद्र है। ओ हमारा क्या है, परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है, परिकेंद्र। अब एक सर्कल का निर्माण करेंगे, तो यहां से मान लीजिए होते हुए ऐसे एक सर्कल गया। तो अब आपको लगे इस बार त्रिज्या क्या है, इस बार आपका त्रिज्या हो जाएगा ओ ए
बराबर OB बराबर OC बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ये काम आएगा, क्यों? आपको बोल दिया जाएगा कि यदि O किसी त्रिभुज का परिकेंद्र है तो आपको उससे रिगार्डिंग पूछा जाएगा, जब भी O परिकेंद्र होगा तो O से OA मिला देंगे, ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। जब बोलेगा कि O आपका इन सेंटर है तो डेफिनेटली इन सेंटर में ये जो है इस त्रिभुज का क्या होगा, सॉरी, जब आपका O जो है वो परिकेंद्र है तो यानी D इसका क्या है, मध्य बिंदु है। अगर आपको कहेगा कि O इन सेंटर है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों? कि ये इन सेंटर तब होता है जब कोनों के समद्विभाजक मिलते हैं, तीनों कोनों के समद्विभाजक जब एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर अंतःकेंद्र कहते हैं। और जब तीनों भुजाओं के समद्विभाजक एक दूसरे पे मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्र सरकम सेंटर। तो यहाँ पे D इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। ये दोनों रेखाएं बराबर बराबर भागों में विभाजित रहेगी। चाहे ये यहाँ से खींच दिया जाए तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, ये खींच दिया जाए तो ये दो बराबर भागों में बांटेगी, ये ऐसा खींचा जाए तो ये दो बराबर भागों में इसको बांटेगी। बशर्ते आपको ये ध्यान देखना है ये O हमारा इन सेंटर है या सरकम सेंटर है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे अब हम लोग देखते हैं कॉन्ग्रुएंस एंगल यानी सर्वांगसम। सर्वांगसम त्रिभुज, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो पहले होते हैं तो क्या होते हैं, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो क्या होगा। तो सर्वांगसम त्रिभुज जब भी होता है तो देखिए सर्वांग मतलब सर्व, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब सभी अंग, सम मतलब बराबर, यानी उसके सभी अंग बराबर होते हैं। और त्रिभुज में कौन कौन से अंग होते हैं, तो उसमें तो हाथ पैर होता नहीं, उसमें क्या होता है, भुजा, तीन भुजा और तीन कोण, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। बराबर का मतलब बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आइए दो त्रिभुज हम ले लेते हैं यहाँ पे, पहले ए बी और सी। ठीक है, एक त्रिभुज और ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग डी ई एफ। तो अब बात आती है इसमें कौन कौन सा रूल काम करता है। देखिए पहला काम करता है आपका एस ए एस, याद रखिएगा ये एस ए एस काम करता है। देखिए इसमें बड़ा पेचीदा है क्योंकि आप कह रहे हैं इसमें एस फॉर साइड ए फॉर एंगल, यानी दो साइड और एक एंगल बराबर हो, तो वहां पे हम एस ए एस सर्वांगता नियम से दोनों त्रिभुज को हम क्या कह देंगे कि भाई ये बराबर है इसके सभी अंग। लेकिन एस ए एस में एक चीज ध्यान रखिएगा कि दो साइड से जो बना कोण होगा वही बराबर होना चाहिए, तभी हम ये प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। क्यों कि ये एस एस ए या ए एस एस ये आपका गलत है, ये सत्य नहीं है, तो इसको तो यूज करेंगे नहीं। तो एक ही चीज याद रखिएगा, एस ए एस तब लागू होगा जब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि भाई डी ई बराबर बी ए या ए बी कुछ भी, और ई एफ बराबर आप कह रहे हैं बी सी। तो ये देखिए ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये और ये, यानी ये एस ए एस प्रॉपर्टीज लाने के लिए कोण ई बराबर कोण बी होना जरूरी है, तभी हम एस ए एस प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसमता का ये चिन्ह है, सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, तभी हो सकता है। अगर मान लीजिए ये दोनों बराबर दे दिया और आपको कह दिया कोण F बराबर कोण C, तो आप कहेंगे ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि ये भुजा बराबर दे रहा है लेकिन कोण ये होना चाहिए तो कोण ये दे रहा है। मतलब जो दो भुजा बराबर रहेगा उसी के बीच का कोण बराबर होना है, तभी हम ये एस ए एस प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। आई बात समझ में? तो मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसे ऐसे हमने प्रूफ कर दिया ये एंगल, तो ये भी ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा, और ये भुजा भी इसके बराबर हो जाएगा। और इसका बेहतरीन यूज हम लोग करने वाले हैं आगे चल करके। तो पहला आप ये देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा देखते हैं हम लोग।
दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्या है, मान लीजिए दूसरा हम लोग लगाते हैं ASA। तो ASA कब निकालेंगे, आप देख रहे हैं कि 2 एंगल और एक भुजा, तो 2 एंगल बराबर हो तो पहले थोड़ा सा ASA दूसरा हम कह रहे हैं ASA, ये कब लगाएंगे, तो मान लीजिए 2 ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABCDEF, 2 ट्रायंगल ले लिए। मान लीजिए 2 कोण बराबर है, ये और ये कोण बराबर है, ये और ये कोण बराबर है। तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो कौन से भुजा का बराबर होना जरूरी है, आप कहेंगे ये भुजा का बराबर होना जरूरी है। क्यों कि 2 एंगल के बीच का साइड, 2 एंगल, अगर ये दोनों कोण बराबर है और ये भुजा बराबर है तब हम ASA प्रॉपर्टीज नहीं लगाएंगे, तब हम AAS या SAA हम लिखेंगे। तीसरा, आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया। यानी 2 एंगल के बीच की भुजा यदि बराबर हो तो ASA प्रॉपर्टीज कहेंगे, और नहीं तो AAS या SAA प्रॉपर्टीज के तहत हम इसको क्या कह देंगे, ये त्रिभुज सर्वांगसम है। तो जब भी सर्वांगसम होगा इसके सभी अंग बराबर हो जाएंगे, सब कुछ बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तो मान निकालने में हमको बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं एक और, 3 हो गया, 4 SSS, बहुत आसान है, बोलना भी नहीं पड़ेगा। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, तो उसके तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और 5वां है RHS, याद रखिएगा। मान लीजिए जब भी RHS बोल दिया गया है तो राइट हैंड मत समझिएगा, ये हाइपोटेनस है, कर्ण है, और जब भी कर्ण आती है, H आती है, इसका मतलब वो त्रिभुज समकोण होता है, उसका कोई एक कोण 90 डिग्री होता है। तो मान लीजिए ABCDEF, इसका प्रॉपर्टीज ये है कि कोण दोनों का एक एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, वो भी संगत कोण, कोण B बराबर कोण E बराबर 90 डिग्री। कहने का मतलब ये 90 है तो ये 90 होना, ऐसा मतलब ये मतलब 90 नहीं हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये कर्ण का बराबर होना जरूरी है, AC बराबर क्या हो जाएगा, DF, ये बराबर होना जरूरी है। और यहाँ पे या तो AB DE के बराबर हो सकता है या BC EF के बराबर, कोई एक हो जाएगा, तो ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, और इसके सभी अंग क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, और आपका भी दिमाग हल्का, मान निकालने में आसानी होगी। ठीक है, माइक चल रहा है प्रॉपर, यस चल रहा है आज। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग पढ़ लिए सर्वांगसमता का नियम। कोई दिक्कत है, 5 का 5 क्लियर एकदम, इसी पे हम लोग बढ़ेंगे आगे। ये त्रिभुज है ABC और ये है D और ये E। अगर आपको दे दिया, मान लीजिए ऐसा बोला जा रहा है कि DE समानांतर BC, याद रखिए ये मेन थिंग है। अगर त्रिभुज में ऐसी 2 रेखाएं खींची गई है जो अब दो बिंदु को मिलाकर, त्रिभुज के 2 बिंदु कहाँ, 2 भुजाओं पर स्थित 2 बिंदु को मिलाकर के, चाहे ऐसे, या मान लीजिए ये त्रिभुज है तो ऐसे, ये भी हो सकता है, या त्रिभुज है तो ऐसे, कोई भी भुजा खींची गई है तो उसका जो रेशियो होता है, याद रखिएगा, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। याद रखिएगा इस चीज़ को कि AD बाय DB बराबर AE बाय EC, ये होता है। या एक और भी होता है, वो होता है आपका AB बट्टा BD, AB बट्टा BD तो बराबर AC बट्टा EC। यानी आपने यहाँ से AB लिया तो इधर आपको AC लेना पड़ेगा, नीचे आपने BD लिया इधर आपको EC लेना पड़ेगा। तो ये अनुपात जो होता है ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसको याद रखिएगा कि यदि DE समानांतर BC हो, DE समानांतर BC हो तो क्या होता है, जो भुजाओं का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो बराबर होता है। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब देखते हैं 12। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसको लिख लीजिएगा भाई आप लोग। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु, मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये डी है और ये ई है। डी एंड ई ये जो है ये मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। तो अगर मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो सामने वाली भुजा की, याद रखिएगा सामने वाली भुजा की क्या होती है? पहला तो समांतर होती है, DE समांतर BC, पहला DE समांतर BC। और दूसरा होता है इसमें कि DE का जो मान होगा वो BC का आधा होगा, यानी 1/2 BC। आप याद रखेंगे किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी इस मध्य बिंदु इस बिंदु मिलाने वाली रेखा जो होती है वो सामने वाली, तो इसके सामने कौन है? ये सामने वाली भुजा के क्या होती है? समांतर होती है और आधी होती है। दोनों याद रखिएगा, समांतर होती है और आधी होती है, याद रहेगा। चलिए और एक बढ़ते हैं। एक है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, वो तो था भुजा का मध्य बिंदु को। अब मान लीजिए कि ABC कोई भी कोण का समद्विभाजक अगर खींचा जाए, मान लीजिए अगर इस कोण का हम समद्विभाजक खींच दिए तो होता क्या? अनुपातिक रेशियो क्या होता है इसमें वो याद रखिएगा। मान लीजिए D है तो BD बटे DC बराबर AB बटे AC। ये आप याद रखिएगा कि किसी कोण, इस पर पूछा जाए क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। आपको मान दे, इसका मान दे दिया जाएगा x, इसका 4 और इसका 5, इसका 6, आपको बोलेगा इसका मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे आप? आपको निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा ये वाला रूल, ठीक है। कि भाई हमको पता है कि अगर ये कोण का समद्विभाजक है, आधा इसको खींचा जा रहा है, तो हम क्या जानते हैं कि 5/6 यानी BD बटे DC बराबर AB बटे AC। तो BD बटे DC यानी इधर का BD लिए हैं तो इधर का AB भी लीजिएगा, ऐसा मत कि उधर का AC ले लीजिएगा। तो 5/6 बराबर x बटे 4। तो x बराबर जो भी निकलेगा वो मान हमारा आराम से निकल जाएगा जब हमको ये रूल पता होगा, ठीक है। चलिए समरूप त्रिभुज, देखिए इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। AA SAS SSS ये प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर कह दिया जाएगा कि कोई, आपसे ये नहीं पूछेगा कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं, आपसे पूछेगा त्रिभुज समरूप है, उसके आधार पे अगर पूछ दिया जाए ऐसा कि भाई दो त्रिभुज है ABC और ये है DEF, ये दो त्रिभुज आपस में समरूप है, तो क्या होता है? तो होता है ऐसा कि AB संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है BC बटे EF और बराबर AC बटे DF। संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा आराम से, कोई दिक्कत। अब लास्ट प्रॉपर्टीज पे हम लोग पढ़ेंगे और वो आपका ये है कि समरूप, अगर त्रिभुज समरूप हो, समरूप त्रिभुज कभी बराबर नहीं होता, उसका अनुपात बराबर होता है, याद रखिएगा। वो भी भुजा का, कोण पे मत जाइए, कोण नहीं, सिर्फ भुजा का अनुपात बराबर होता है। ये त्रिभुज अगर समरूप है आपस में कहा जा रहा है, तो इनके त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इनके जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनके भुजाओं, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये A है, ये BC DEF, तो अगर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अगर ये कह दिया जाए तो आपको उसके संगत भुजा, कोई भी एक भुजा होगा, मान लीजिए AB और तो इसका संगत क्या हो जाएगा DE, तो इसके वर्ग के अनुपात,
तो इसका भी स्क्वायर कर दिए। इसके वर्ग जो होता है उसका अनुपात बराबर होता है। मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 81, इसका दे जाएगा 225, तो कहा जाएगा मान लीजिए इसके ऊंचाई का अनुपात निकालें थोड़ा देर के लिए। तो आप क्या जानते हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत भुजा का h1/h2 के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 9, इसको लिख सकते हैं 15। जब ये स्क्वायर हट जाएगा तो 3 तिया 9, 3 5 15, नहीं अनुपात क्या होगा 3:5 होगा। तो आप आराम से निकाल लेंगे। नहीं होगा तो फिर लटके रहेंगे, क्वेश्चन इधर से उधर जाता रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छा लगा होगा। सारा जो अभी हम बताएं इसके ऊपर दिमाग में आप बैठा ले और इसी के आधार पे हम त्रिभुज से एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करवाएंगे, साथ ही साथ पिछले वर्ष में पूछे गए सभी जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं उसको भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इतनी सी कम बातों को जानने के बाद ही हम सारे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे देखेंगे कि त्रिभुज में और कौन कौन सी बातें छिपी हुई है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।